सो वेलकम एवरीवन। ये ऑन पेज एसईओ की थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी कुछ वीडियो बन चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियोस का, और ऊपर भी एक लिंक आ रहा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हेडिंग टैग का काफ़ी अच्छा रोल होता है, एक बड़ा रोल होता है एसईओ में। ठीक है, हेडिंग टैग जैसे होती है H1 होता है, H2, H3, H4, H5, H6। अब इनके जो साइजेस होते हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। जो H1 होता है वो सबसे बड़ा साइज़ होता है, H2 उससे छोटा साइज होता है, H3 उससे थोड़ा और छोटा होता है, और H4, H5, H6 उसके अकॉर्डिंग छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग रहता है वो हमारा H1 टैग रहता है, जिसमें हम प्राइमरी जो हमारा कीवर्ड रहता है, जो टारगेटेड कीवर्ड रहता है, वो हम इसमें सेट करते हैं। सेट करने का मतलब ये है, हमें एक लाइन बनानी है, एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें वो कीवर्ड हमें टारगेट करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप H1 में खाली आप कीवर्ड लिख के आप छोड़ दोगे, नहीं, एक पूरा एक लाइन बनानी है, एक मतलब जिसमें हम मल्टीपल कीवर्ड भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कीवर्ड भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से एक लाइन बनानी है और उसमें हमें टारगेटेड कीवर्ड जो हमारा प्राइमरी है वो हमें उसमें यूज़ करना है। अब एक पेज पे हम, जो हमारा टारगेटेड पेज है, उसमें हम H1 एक ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, H1 एक ही यूज़ करना है, और उसके बाद हम H2 भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल H2 यूज़ कर सकते हैं, और H3, H4 जितने भी आगे चाहें हम वो सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस टाइप का सिंटैक्स होता है। अगर आप HTML में कोडिंग करके आप कर रहे हो तो H1, उसके बाद जो हमारा जो लाइन लिखना है, हमें जो स्टेटमेंट लिखना है जो, वो बीच में लिखते हैं, और उसके बाद ये H1 करके ऐसे बंद करते हैं। तो इस टाइप से अभी ये सभी टाइप से होते हैं, H2, H3, H4। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। इनका जो साइज़ है वो हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको CSS वगैरह की कोडिंग आनी चाहिए। तो वो सब आती है तो आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। जैसे इस वाली वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा H1 टैग हो सकता है। ठीक है, और H2 टैग हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल H2 टैग और H3, H4 ये टैग हम यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप H1 तो एक बार यूज़ करो और मल्टीपल टाइम आप H2 यूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये हमारा H1 हुआ। तो मेन जो हमारा कीवर्ड है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम कीवर्ड यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये कोई भी H हेडिंग टैग नहीं है तो नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम H2 जो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो हम H2 में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल H2 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड हैं वो काफ़ी सारी हो सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ही बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। तो हमारा जो इसमें कीवर्ड है ये हो सकता है H2 में। ठीक है, और कीवर्ड भी हम इसमें टारगेट कर सकते हैं, जैसे नेट क्रिएटर फेसबुक एड एजेंसी इन दिल्ली। तो जो हमारा कीवर्ड ये हो सकता है यहाँ पे, फेसबुक एड एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, तो हमारे 2-3 कीवर्ड हमने यहाँ पे टारगेट कर लिए, और ये भी हमारा एक कीवर्ड हो सकता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो 3-4 कीवर्ड यहाँ पे अभी टारगेट कर लिए, और यहाँ पे भी हम टारगेट कर सकते हैं कुछ। ठीक है, तो ये हमारा H2 हुआ, और जो हमारा प्राइमरी जो कीवर्ड है वो मैंने यहाँ पे टारगेट कर दिया। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग या कुछ भी, जो भी आपका प्राइमरी हो वो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में गाइस, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग में जो हम कंटेंट लिखते हैं उसको इस हिसाब से लिखते हैं कि वो थोड़ा यूज़र को एंगेज कर सके। जैसे जो हमारे कीवर्ड हैं उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उन पे हाइपर लिंक दे सकते हैं कि क्लिक करके उससे रिलेटेड जो दूसरे पेजेस हैं उस पे यूजर जा सके। और जो हमारा कंटेंट रहेगा हम उसको इमेज के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। जैसे इमेज लगाया, कोई हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर इमेज लगा दिया, उसके नीचे हेडिंग लिख दिया, उसके नीचे थोड़ा टेक्स्ट लिख दिया। तो इस टाइप से हम कंटेंट का फॉर्मेट कर सकते हैं। जहाँ पे कंटेंट को बोल्ड करने की ज़रूरत है वहाँ पे बोल्ड करो, और जहाँ पे हेडिंग बनाने की ज़रूरत है वहाँ पे H1 या H2, H3, 4 जो भी हेडिंग मैंने बताया है वो सब आप उसमें यूज़ करके उसको फॉर्मेट प्रॉपरली कर सकते हो।
ठीक है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का ये रहता है कि जहाँ पे आपको नीड लगे, जहाँ पे सुटेबल हो। अब कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ऑन पेज एसईओ में। कीवर्ड वहीं लगाना चाहिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो और वो सुटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप लगा रहे हो, कुछ सेंस बन ही नहीं रहा है। सेंस के अकॉर्डिंग ही हमें कीवर्ड लगाना है। सो दैट लॉन्ग टेल कीवर्ड भी लगा सकते हो, शॉर्ट भी आप लगा सकते हो, प्राइमरी लगा सकते हो, सेकेंडरी, जो भी सुटेबल हो कंटेंट में हम वो लगा सकते हैं। ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी ये रहता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में एक ALT टैग रहता है, वहाँ पे हमें देना होता है। अगर हमारा इमेज लोड नहीं होता है तो वहाँ पे क्या डिस्प्ले हो, क्या लिखा है वहाँ पे, तो वो उसमें आप कीवर्ड भी दे सकते हो। बट अगर कीवर्ड की वहाँ पे सेंस बन रहा है तो तभी आपको कीवर्ड देना है, अदरवाइज वो जो इमेज का पर्पज़ है वहाँ पे वो आप लिख सकते हो। इंटरलिंकिंग क्या रहता है? इंटरलिंकिंग ये होता है कि जो फॉर एग्जांपल हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में SEO भी आएगा, PPC भी आएगा, सोशल मीडिया भी आएगा, ईमेल मार्केटिंग भी आएगा, और भी काफ़ी कुछ आएगा, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जो हमारे वेबसाइट में पेज है, हम वो जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पेज है वहाँ पे जहाँ जहाँ SEO रहेगा, ज़्यादा नहीं करना है, 1-2 बार ही करना है। एक बार ही आपको करना है। जहाँ पे SEO लिखा रहेगा वहाँ पे SEO वाला पेज लगा देंगे। जहाँ पे सोशल मीडिया लिखा रहेगा वहाँ पे सोशल मीडिया वाले पेज का हम लिंक लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी सब कैटेगरी हैं या उससे उसके अंदर जो जो कुछ भी आता है उससे इंटरलिंक हम कर देंगे। उसके बाद आता है आउटगोइंग लिंक्स। आउटगोइंग लिंक्स क्या रहता है? आउटगोइंग लिंक्स काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि गूगल ये देखता है कि ये जो वेबसाइट बंदा प्रमोट कर रहा है ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो आउटगोइंग लिंक से हम जो ओपन सोर्स लिंक रहते हैं, जो मतलब डिटेल प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल SEO का है, ठीक है। SEO का आप गूगल का लिंक लगा सकते हो, जो ऑफिशियल गूगल की वेबसाइट है जिसमें इसमें जो गाइडेंस दे रहा है SEO के बारे में, या कोई दूसरी विकिपीडिया का आप लगा सकते हो। जो ऑथोराइज साइट है, जिसको मतलब जो ट्रस्ट वर्दी साइट है, जिसको यूज़र लाइक करते हैं, जिनको पता है कि हाँ इस पर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट ही रहेगा, ठीक है। तो वो आप आउटगोइंग लिंक वहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि गूगल को ये भी पता होना चाहिए कि हाँ ये बंदा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, फ्री इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आउटगोइंग लिंक इसलिए यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद UI UX आता है। UI UX क्या रहता है? आपकी वेबसाइट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि वेबसाइट कैसी लग रही है दिखने में, यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा होता है, मेन्यू क्लिक करके खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, वेबसाइट के पेजेस के अंदर जब जाते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है। ये काफ़ी डीप पार्ट है, तो मैं आने वाली वीडियोस में इसको डीपली कवर करूँगा। अभी इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आगे भी आएगा, तो आप देखते रहना इसको। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे H1 हमने लगा दिया, ठीक है। अब नीचे जो हमें, जैसे ये वेब डिज़ाइनिंग कोर्स का एक पेज है, लैंडिंग पेज है, ठीक है। यहाँ पे हमने वीडियो दे दिया और यहाँ पे उसका थोड़ा दे दिया कोर्स में क्या क्या इंक्लूड रहता है। अब यहाँ पे जैसे इसने दिया है कोर्स फीचर्स, तो इस टाइप से यहाँ पे इमेज के साथ में ये सारी डिटेल इसने दे दी है, ठीक है। तो व्हाट विल डू, जैसे 2 हेडिंग इसने दिए हैं, कोर्स फीचर, कोर्स के क्या क्या फीचर्स हैं, व्हाट विल यू लर्न, क्या लर्न करोगे आप इस कोर्स में, ठीक है। इस टाइप से इमेज के साथ में टॉपिक भी दे दिया है यहाँ पे इसने, ठीक है। हु इज़ दिस प्रोग्राम फॉर, प्रोग्राम किसके लिए है, स्टूडेंट, जॉब सीकर, एम्प्लॉय, ये जो है, ठीक है। इस टाइप से इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है। इमेज के साथ में नाम दे दिया नीचे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऐसा है ना, यूज़र इंगेज जब भी करता है जब उसको थोड़ा ग्राफिक दिखे वहाँ पे। अगर यहाँ पे आप पैराग्राफ लिख दोगे, कंटेंट, एक बड़ा सा कंटेंट लिख दोगे पैराग्राफ में, कोई नहीं पढ़ेगा, ना ही कोई पढ़ना चाहता है, ना ही कुछ, क्यों पढ़ेगा आपकी साइट पर आके, कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अब पॉइंट वाइज आप, हेडिंग वाइज आप लिखोगे तो यूज़र थोड़ा इंगेज भी होगा, वो पढ़ेगा क्या क्या चीज़ है, वो ग्राफिकल भी उसको अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो इस टाइप से आप हेडिंग वाइज, ग्राफिक वाइज आप हेडिंग ऐसे ऐसे आप दे सकते हो। बल्कि ये जो हेडिंग दिए हुए हैं इन्होंने काफ़ी छोटे हैं, थोड़े बड़े हो सकते थे और थोड़ा अच्छा भी लगता है वहाँ पे, ठीक है। हाउ डज दिस प्रोग्राम वर्क, तो इस टाइप से इन्होंने काफ़ी सारा डिटेल एक ही पेज पे दे दिया है। यहाँ पे भी हेडिंग थोड़े बड़े हो सकते थे, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक ही पेज पे सारा डिटेल इन्होंने दे दिया है कि क्या क्या मिलेगा। तो इससे क्या रहेगा ना, यूज़र नीचे तक जाके उसके चांसेस बनते हैं कि नीचे जाके वो देखेगा क्या क्या चीज़ें ये कोर्स में ऑफ़र कर रहे हैं,
ठीक है गाइस, जैसे आपने कुछ वेबसाइट्स पर आपने देखा हो कि एक बड़ा सा कंटेंट लिख देते हैं 500-600 वर्ड का, अब वो पैराग्राफ में रहता है तो उसमें यूज़र इंगेजमेंट नहीं दिखाएगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि पैराग्राफ को पढ़े, जैसे यूज़र ऊपर देखता है, या तो वीडियो देखता है या वो इमेजेस देखता है। यहाँ पे आप वीडियो भी आप डाल सकते हो, जैसे इन्होंने डाला है ये वीडियो इस टाइप का, इसको प्ले करेंगे तो यूज़र थोड़ा इंगेजमेंट उसमें दिखाएगा, उसको सुनना, क्योंकि आजकल वीडियोस काफ़ी इंगेजिंग हो रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो से काफ़ी ट्रैफिक आता है आजकल। ठीक है, तो इस टाइप से ये आप कर सकते हो। तो जैसे ये वेबसाइट देख लेते हैं इसका इंटरफेस, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा बनाया है। यहाँ पे मेन हेडिंग दे दिया, क्या क्या इनकी सर्विसेज है वो सब दे दिया, इमेज भी लगाई है, हेडिंग भी दिया है, नीचे टेक्स्ट भी दिया है। ठीक है, ये सब दिया है। क्लिक करके नो मोर पे जाएंगे तो और डिटेल आ जाएगी उसकी, हाउ वी कैन हेल्प। ठीक है, तो इस टाइप से इमेज भी दिया है, हेडिंग भी दिया है, सारा डिटेल दिया है कि क्या क्या इनकी सर्विसेज हैं। ठीक है, अगर एक ही पैराग्राफ में ये सब लिख देते तो कोई नहीं पढ़ने का टाइम होता ही नहीं किसी के पास इतना। ठीक है, वाई चूज द, सारे हेडिंग वाइज इन्होंने दिया है, दूर से दिख रहा है, सब कुछ पढ़ सकता है यूज़र, उसको मोटे मोटे हेडिंग ही सब पढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीज़ एक ही उस पर दे दिया है, नीचे कोड फॉर्म दे दिया है, इंक्वायरी फॉर्म दे दिया है। ठीक है, नीचे क्विक लिंक दे दिया है, सब कुछ क्लियर हो रहा है यूज़र को यहाँ पे। अब जैसे इस वेबसाइट पे इन्होंने जो है मेन कीवर्ड अपना यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड नहीं दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे आप कीवर्ड दे सकते थे। ठीक है, यहाँ पे अपनी कीवर्ड और दे सकते हैं H2 का हम यूज़ करके। और नीचे इन्होंने ये यहाँ पे ये एक्सटर्नल लिंक दिया हुआ है। एक तो ये तो इंटरनल लिंकिंग है। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग, ये इनका जो दूसरा पेज है वो इन्होंने टारगेट किया हुआ है, वो आप नीचे देख ही रहे होगे जो यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, और ये इन्होंने गूगल का एक पेज दिया हुआ है। ठीक है, गूगल का जो SEO का पेज है, जो वो गाइडेंस दे रहा है, ये पेज इन्होंने दिया हुआ है। तो इस टाइप के पेजेस भी आप एक्सटर्नल लिंक में, जो आउटबाउंड लिंक है वो आप दे सकते हो, उससे यूज़र पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और गूगल भी इसको वैल्यू करता है। कीवर्ड की टारगेटिंग भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये कीवर्ड है एक, इन्होंने उस पर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से और भी इसमें काफ़ी सारे कीवर्ड हैं। ये बोल्ड होना चाहिए, जहाँ जहाँ पे कीवर्ड आपने दिए हैं तो वहाँ पे बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड कर रहे हो, जो सुटेबल हो, जितना ज़रूरी हो उतना आप कर सकते हो। 1-2 बार मैक्सिमम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप हर एक लाइन बाद आप कीवर्ड लगा रहे हो और उसमें दे रहे हो सब। तो जहाँ पे जितना यूज़ है होना चाहिए, एटलीस्ट एक कीवर्ड एक बार यूज़ ज़रूर होना चाहिए जो आपके टारगेटेड कीवर्ड हैं उस प्रॉपर पेज पे। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे ये इमेज है तो यहाँ पे आप इसका जाके देख सकते हो इंस्पेक्ट करके। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो ये तो मोबाइल व्यू आ गया है इसका। तो यहाँ पे आप जाते हो ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि उसकी टैग देखने का, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि क्या यूज़ हुआ है। जैसे ये ALT टैग होता है, तो यहाँ पे कोई आप प्रॉपर एक कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो, या एक बड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो, उसका आप में उसका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, जो आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है या नहीं है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है SEO में। आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। रेस्पॉन्सिव का मीनिंग ये होता है आपकी वेबसाइट सभी डिवाइसेस पे प्रॉपरली उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। मोबाइल पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे। एक्चुअली होता क्या है कि जब वेबसाइट लैपटॉप पे खुलती है तो उसका दूसरा स्ट्रक्चर रहता है, मोबाइल पे खुलती है तो उसका स्ट्रक्चर दूसरा हो जाता है, टैब पे खुलती है तो उसका स्ट्रक्चर दूसरा हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, अब पहले क्या हुआ करता था, पहले ये हुआ करता था जो सेम वेबसाइट लैपटॉप पे चलती थी वही मोबाइल पे चलती थी, वही टैबलेट पे चलती थी। ठीक है, तो मोबाइल पे जब यूज़र उस वाली वेबसाइट को देखता तो उसको जूम कर करके वो देखना पड़ता था, स्क्रॉल कर करके। लेकिन अब क्या होता है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट में वो फर्स्ट स्क्रीन पे सब कुछ आ जाता है, बस उसको नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है और दाएं बाएं स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है, ना ही उसको जूम करना पड़ता है, तो वो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हो जाती है। ठीक है, अब ये मोबाइल पे भी चलना चाहिए, लैपटॉप पे भी, डेस्कटॉप पे भी, और टीवी कंपैटिबल भी होते हैं, जो एंड्रॉयड टीवी वगैरह होते हैं उन पे भी वेबसाइट चलती हैं। ठीक है, ऑल स्क्रीन साइज़ कंपैटिबल भी होना चाहिए। मीन्स ये रहता है जैसे मोबाइल की स्क्रीन अलग अलग होती है ना, ऐसे ही लैपटॉप की और डेस्कटॉप की स्क्रीन अलग अलग होती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाना चाहिए सारी चीज़ें। अब ऐसा ना है कि कोई चीज़ 5 इंच के मोबाइल पे तो चल रही है, कोई 4 इंच के मोबाइल पे वो अलग अलग ही कुछ मतलब दिखा रहा है या कोई चीज़ नहीं दिखा रहा है,
या कोई इमेज आ रही है वो डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे ठीक आ रही है लेकिन मोबाइल पे वो कट रही है, इस टाइप का इशू नहीं होना चाहिए। वेबसाइट को अगर रेस्पॉन्सिव चेक करना है कि वो रेस्पॉन्सिव है या नहीं है, तो आप जैसे गूगल क्रोम पे आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करोगे तो ठीक है, यहाँ पे ये सारे साइजेस आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल के नाम भी दिया होता है कि पिक्सल 2 है, मोटो जी है। ठीक है, और ये सारे आईफोन वगैरह सारी डिवाइस का यहाँ पे नाम दिया होता है। आईपैड पे इस टाइप का ही दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सारी यहाँ पे दिखा देता है गाइस। आप यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, ये तो सबसे इजी वे हुआ। इसके अलावा कुछ टूल्स भी होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट होती है, उसमें आप जाओगे तो वेबसाइट का यूआरएल आप डालोगे तो वो आपको दिखा देगा कि किस किस डिवाइस पे कैसा कैसा इंटरफेस आपकी वेबसाइट का दिख रहा है। सो जैसे कि एक टूल है, ठीक है, मैं इसमें ये यूआरएल डालता हूँ वेबसाइट का। ये नाम आप यहाँ से देख लो, responsivetool.com करके एक टूल है। गूगल में आप चेक करोगे बहुत सारे टूल आ जाएंगे इसके अलावा। ठीक है, इस पर आप चेक करोगे तो सारा ये यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी जो वेबसाइट है किस डिवाइस पे कैसी दिख रही है। यहाँ पे आप जाओगे तो ये मोबाइल, यहाँ पे आ जाएंगे मोबाइल के ऑप्शन कि किस वर्जन पे आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। जैसे मैंने आईफोन सेलेक्ट किया, 8 पे ऐसी दिख रही है। अगर मैं ये करूँ सैमसंग गैलेक्सी S4 मिनी, तो उसमें ये वेबसाइट ऐसा दिख रहा है। एप्पल आईपैड में वेबसाइट ऐसा दिख रहा है। ठीक है, डेस्कटॉप में वेबसाइट, ये डेस्कटॉप के यहाँ पे स्क्रीन साइज़ भी आ गए हैं कि किस स्क्रीन के साइज़ पे कैसा हमारा वेबसाइट दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्क्रीन साइज़ है तो उसमें ये वेबसाइट ऐसे दिखता है। ठीक है, ये टेलीविज़न आ गया है कि टेलीविज़न में कैसा दिख रहा है वेबसाइट। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से यहाँ पे काफ़ी सारी ये साइजेस आ जाएंगे। वहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट का रेस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हो कि क्या रेस्पॉन्सिवनेस है और हर डिवाइस पे कैसा लुक दिख रहा है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, इस टाइप से ये सारी चीज़ें आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब ऐसा ना हो कि किस डिवाइस पे कुछ दिख रहा है, किसी डिवाइस पे कोई हाइड हो गया है, ऐसा ना हो। चीज़ें सारी यूज़र के सामने होनी चाहिए सो दैट यूज़र को जूम वगैरह या स्क्रॉल वगैरह इतना ना करना पड़े। ठीक है, अब वो ऐसा ना हो कि मोबाइल पे टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा आ रहा है या इमेज बहुत ज़्यादा छोटी छोटी आ रही है, यूज़र को जूम करके पढ़ना पड़ रहा है। इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पेज यूआरएल्स आ जाते हैं। गाइस, जो आपके वेबसाइट के पेजेस होते हैं वो थोड़ा जो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए सो दैट यूज़र उसको रीड भी कर सके। ठीक है, जैसे अबाउट अस का पेज होता है, अबाउट अस का पेज अबाउट अस के नाम से होना चाहिए। कॉन्टैक्ट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट के नाम से होना चाहिए। टेस्टिमोनियल का पेज है, टेस्टिमोनियल के नाम से होना चाहिए। ऐसे ही सर्विसेज का जो पेज है वो सर्विस जो पर्टिकुलर कोई सर्विसेज का नेम है तो उसके नाम से वो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप नाम कुछ है और कुछ एक, जैसे आपने देखे हो ना कुछ यूआरएल स्पेशल कैरेक्टर करके या 1 2 3 कुछ नंबर करके यूआरएल होते हैं, तो वो इतने रीडेबल नहीं होते हैं, ना ही वो एसईओ फ्रेंडली रहते हैं। गूगल भी इनमें प्रॉब्लम थोड़ा करता है। तो पहला पॉइंट यही है कि मीनिंगफुल यूआरएल होना चाहिए उसका। ठीक है, यूज़ हाइपन यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ स्पेस। अगर आपको कुछ वर्ड अलग भी करने हैं तो उसमें आप हाइपन यूज़ करो, स्पेस यूज़ ना करो, और अंडरस्कोर को भी अवॉइड करो। ठीक है, अवॉइड यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ नहीं करने हैं। अवॉइड यूजिंग टू मच नंबर्स भी आपको इतने यूज़ नहीं करने हैं उसमें। सो जैसे ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, इसमें इन्होंने एक पेज बनाया हुआ है पाइथन का। तो ये पाइथन के कोर्स का जो पेज है वो पाइथन के नाम से ही है। ठीक है, तो ये पाइथन वाला पेज है। मैं एक इसमें दूसरा पेज है पाइथन ट्रेनिंग इन दिल्ली। तो ये पर्टिकुलर जो पेज टारगेट किया हुआ है इन्होंने दिल्ली के लिए टारगेट किया हुआ है, तो उसका जो यूआरएल है, यूआरएल जो है ये है इसका यूआरएल। ठीक है, पाइथन हाइफन ट्रेनिंग हाइफन दिल्ली। ठीक है, तो अभी अगर इसको हम मिला भी देते हैं ऐसे करके तो तब भी ठीक नहीं रहता, इसलिए इन्होंने पाइथन यूज़ किया है और अच्छे सही से यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के जो यूज़र फ्रेंडली यूआरएल होते हैं उनको गूगल भी लाइक करता है। ठीक है, और आपको एक कीवर्ड टारगेट करने का भी एक मौका मिल जाता है उसमें। तो इस टाइप से आप इसमें ये सब कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। गाइस, पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है रैंकिंग में।
अगर आपकी पेज की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत लेट खुल रहा है, तो वो रैंकिंग बहुत डाउन रहेगी। अगर उसी पेज की स्पीड आप अच्छी कर दो तो वो आप रैंकिंग में काफ़ी हाई उसको देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को। पेज स्पीड टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, बट मैं आपको 3 टूल बता रहा हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। काफ़ी अच्छे टूल हैं। ठीक है, एक तो GTmetrix होता है, gtmetrix.com। एक होता है डेवलपर गूगल में आप डालोगे पेज स्पीड टूल तो ये गूगल का ये टूल है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ये रहता है पिंगडोंग टूल। ठीक है, पेज स्पीड काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है। मोस्टली आपकी कोडिंग पे डिपेंड करती है कि जो वेबसाइट बनाई है उसमें कोडिंग किस टाइप से किया हुआ है, इमेजेस किस टाइप से डाले हैं और सर्वर किस टाइप का है। तो पेज स्पीड इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे ये एक वेबसाइट है, मैं इसमें टेस्ट करता हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको लेने दो टाइम। सो जैसा आप देख रहे हो इसमें ग्रेड ये C दिखा रहा है। ये ग्रेड इसमें A आना चाहिए था। ठीक है, और परफॉर्मेंस 65, स्ट्रक्चर इतना दिखा रहा है और ये सेकंड इतना दिखा रहा है। ठीक है, इस टाइप का ये आप देख सकते हो। तो इसमें ये प्रॉब्लम भी दिखाता है क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप का ये इसमें दिखा रहा है नॉर्मली। लो ये सारा कुछ आपको दिखा देगा कि वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपकी वेबसाइट में। ठीक है गाइस, तो इस टाइप्स का ये इसमें दिखा रहा है। तो ये आप देख सकते हो क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पे A ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका C दिखा रहा है। अब ये वेबसाइट अगर मैं उसमें चेक करता हूँ इस पे गूगल के टूल पे, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आ रही है। देखो मोबाइल पे अगर हम चेक करते हैं तो मोबाइल पे बहुत कम आती है नॉर्मली वेबसाइट की। अब इसमें ये 90 दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना, इन लोगों का एनालाइज करने का तरीका डिफरेंट होता है दोनों का। गूगल कुछ अलग पैरामीटर से एनालाइज कर रहा है, वो जो GTmetrix है वो कुछ अलग पैरामीटर से एनालाइज कर रहा है। अभी ये 90 दिखा रहा है। डेस्कटॉप पे हम जाते हैं, डेस्कटॉप पे 92 दिखा रहा है। तो 90, 92, 100 के आसपास, 100 के भी 99 के 100 के आसपास वेबसाइट का आ जाता है। बट वो वेबसाइट बहुत अच्छी होती हैं। जैसे 90 इसका दिखा रहा है तो 90 भी बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, डेस्कटॉप पे भी ठीक दिखा रहा है, मोबाइल पे भी ये ठीक दिखा रहा है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा ना हो कि मोबाइल पे भी 40 के आसपास दिखा रहा है तो 40 तो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट ये 3 इसमें दिखाता है। देखो 0 से 49 रहता है तो रेड सिग्नल दिखाता है, 50 से 89 रहता है तो वो ऑरेंज दिखाता है, 90 से ऊपर रहता है तो फिर वो ये ग्रीन दिखाता है। आप कोशिश करो ग्रीन आ जाए। ठीक है, ग्रीन ना आए तो अगर ये रहता है तो भी ठीक ठाक ही है। बाकी वो अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है, ये अच्छा माना जाता है 90 से 90 के ऊपर रखना स्कोर को। ठीक है, अब बात आती है कि क्या मतलब ये सब इजी है, इतना है नहीं है। देखो अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट आप बना रहे हो तो वर्डप्रेस पे ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट हैवी ही होती है मोस्टली। या तो उसको अलग से आपको ऑप्टिमाइज़ कराना होगा डेवलपर की हेल्प से, या खुद आप जानते हो तो खुद उसको कर सकते हो। बाकी ये स्कोर HTML या PHP की जो वेबसाइट रहती हैं, जो कस्टम मेड वेबसाइट रहती हैं, जो कोडिंग से बनती है, उसमें अचीव किया जाता है। तो ये वेबसाइट भी HTML PHP में ही बनी हुई है, जो 90 स्कोर ये दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो पेज स्पीड टूल काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रैंकिंग के फैक्टर्स में। आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए और वो वैसे भी फास्ट लोड होनी चाहिए ब्राउज़र के खुलने में। आप सर्वर, अब बात आती है सर्वर की। सर्वर भी का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है वेबसाइट की पेज स्पीड में, क्योंकि ऐसा होता है जब वेब होस्टिंग आप लेते हो, वो डिपेंड करता है कि सर्वर की लोकेशन क्या है। अगर आप इंडिया में वेबसाइट को रैंक करा रहे हो, आप कोशिश करो कि जो सर्वर की लोकेशन रहे आपकी वेब होस्टिंग की, वो इंडिया की रहे। ठीक है, क्योंकि इंडिया से ऐसा होता है जब वेबसाइट खोलते हैं तो फाइल्स डाउनलोड होती हैं आपके ब्राउज़र पे, तो वो जितना पास से डाउनलोड होंगी वो उतना फास्ट डाउनलोड होंगी। आप US UK की ले लो तो वो थोड़ा स्लो चलेगा और पेज स्पीड भी स्लो आएगी। तो आप कोशिश करो जो वेब होस्टिंग आप लो वो इंडियन बेस्ड ही लो। अगर आप इंडिया पे टारगेट कर रहे हो अपनी वेबसाइट को, अगर US UK में टारगेट कर रहे हो तो सर्वर की लोकेशन वहीं का आप लो। ठीक है, क्योंकि पेज स्पीड में काफ़ी बड़ा रोल होता है सर्वर की लोकेशन का भी। सो गाइस, उसके बाद आता है वेबसाइट कोड एरर चेकिंग। एक्चुअली होता ये है, जब आपकी वेबसाइट बनी हुई होती है
तो उसमें जो कोडिंग रहती है वो बाहर वेबसाइट पे कोई एरर नहीं दिखाएगा, आपकी वेबसाइट ठीक ठाक चलती रहेगी, बाहर कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन इंटरनल वो कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो वेबसाइट बनाता है, जो डेवलपर, जो डिज़ाइनर होता है, वो उसको जो गाइडलाइंस होती हैं कोडिंग की वो फॉलो अगर नहीं करते तो वेबसाइट में एरर दिखाएगा, कोडिंग में एरर आएगा, वेबसाइट में कोई एरर नहीं आएगी। और उस चीज़ को गूगल बहुत प्रॉब्लम करता है। और ये रैंकिंग फैक्टर भी होता है। जो एरर फ्री वेबसाइट होती हैं वो ऊपर रैंक करती हैं, और जो एरर वाली वेबसाइट होती हैं वो नीचे रैंक करती हैं। अगर आप कोई वेबसाइट चला रहे हो, उसके पेज में काफ़ी एरर आ रही हैं, कोडिंग वाली एरर, उसकी एरर जब ठीक करते हो तो वो काफ़ी उसकी रैंकिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे उनको यूज़ करना होता है। जैसे कि वेबसाइट है, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है ये validator.w3.org। इसमें वेबसाइट का अगर URL आप डालते हो तो यहाँ पे आप चेक करते हो तो इसमें आपको ये एरर फाइंड आउट करके बता देगा कहाँ पे क्या क्या एरर हैं। ठीक है, जैसे इसमें ये 3-4 ही इसमें एरर बता रहा है, तो ज़्यादा एरर इसमें कुछ नहीं है। बाकी कुछ वेबसाइट रहती हैं जिसमें हज़ारों एरर होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ एरर या हज़ारों एरर, थाउजेंड ऑफ एरर दिखाता है। तो उसमें बताता भी है एरर कहाँ पे है, क्या है। तो एक जो एक नॉलेजेबल जो डिज़ाइनर या डेवलपर होगा वो इस चीज़ को ठीक कर पाएगा। वहीं अगर मैं एक दूसरी वेबसाइट इस पे चेक करता हूँ तो देखते हैं इसमें क्या बताता है ये। तो उसमें भी ये थोड़ी बहुत एरर, ये इसमें ज़्यादा, इसमें 8 एरर उसमें बता रहा है। ठीक है, 4-5 एरर अगर हैं तो गैस तो ठीक है, वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी 100 के आसपास या 1000, 2000 या 500-400 जो अगर एरर दिखाता है तो वो समझ लो आपका जो डिज़ाइनर, जो डेवलपर ने काम किया है वो ठीक काम नहीं किया है, ना ही उसको इतनी नॉलेज है। तो वो सब आपको हटानी पड़ेगी, उसका काफ़ी आप उसको हटाने के बाद रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हो। ये एक काफ़ी अच्छा टूल है एरर सब चेक करने के लिए, validator.w3.org। एक वेबसाइट और इसमें चेक करके देखते हैं। तो जैसे ये वेबसाइट में चेक कर रहा हूँ तो इसमें एरर ये देखते हैं, इसमें ये 10 एरर्स में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एरर इसमें रिमूव भी की जा सकती हैं। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। ऐसा ना हो कि बहुत सारी एरर हो आपकी वेबसाइट में। जो वर्डप्रेस की थीम्स वगैरह रहती हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स दिखाता है उसमें ये टूल। तो वर्डप्रेस का भी आप चेक कर सकते हो, इसमें किसी भी वेबसाइट का चेक कर सकते हो इनफैक्ट। अब आ जाते हैं वेबसाइट के स्ट्रक्चर पे। वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी रैंकिंग फैक्टर में आता है। जितना आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा होगा उतना यूज़र आपकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करेगा, और टाइम स्पेंड करेगा तो गूगल भी आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में वैल्यू देगा। अब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? स्ट्रक्चर होना चाहिए यूज़र को मतलब चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब सर्विसेज में जैसे मैं कैटेगरी बना देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। जब यूज़र आपके सर्विसेज के पेज पे जाएगा तो वहाँ पे सारी सर्विसेज आपकी मेंशन होनी चाहिए, और उन सर्विसेज को क्लिक करने पे उसके अंदर की जो सर्विसेज आती हैं वो सब वहाँ पे होना चाहिए। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग का पेज भी क्लिकेबल होना चाहिए, और वहाँ पे उसके अंदर की जो पेजेस आते हैं, जो उसके अंदर की सर्विसेज आती हैं, वो सब मेंशन वहाँ पे होना चाहिए, और एक अच्छे वे में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीपल सर्विसेज हो सकती हैं। जैसे ये गूगल का एक एग्जांपल है, होम पेज है हमारा, उसके अंदर कैटेगरी हैं 1-2, तो उस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी हैं इसमें ऑलरेडी, और उनके अंदर उनके प्रोडक्ट हैं। एक कैटेगरी है उसके अंदर जैसे 3 प्रोडक्ट हैं, दूसरी सब कैटेगरी के अंदर 3 प्रोडक्ट है। तो इस टाइप से वो यूज़र को पता चले नहीं, वो सर्विसेज अगर उसको चाहिए थी, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए तो वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाए, ठीक है। अगर उसको वेब डिज़ाइनिंग की सर्विस चाहिए तो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर जाए, और उसके अंदर भी जो जो चीज़ होती हैं। तो इस टाइप से हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेट्स सपोज आप कोई जैसे सर्विसेज होती हैं, अगर ऊपर ही वेबसाइट में लिखा हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग, उसके उसी लाइन में आगे दूसरा मेन्यू दिया हुआ है वेब डेवलपमेंट, तीसरा मेन्यू दिया हुआ है मोबाइल से रिलेटेड,
तो यूज़र को अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है तो वो मोबाइल के सेक्शन में जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ये सारी चीज़ें आप सर्विसेज में दे दोगे तो वो थोड़ा उसको कन्फ्यूज़न होगा। अगर जैसे उसको मोबाइल की या डिजिटल मार्केटिंग की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो सामने उसमें देखेगा वो डायरेक्ट वो वहीं पे चला जाएगा, उसी मेन्यू पे, तो उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही वो सर्विसेज मेन्यू में जाएगा ना ही कहीं जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें वेबसाइट स्ट्रक्चर में भी। जैसे इस वाली वेबसाइट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे यूज़र को वेब से रिलेटेड कुछ काम कराना है, सर्विस चाहिए, तो वेब में जाएगा। वेब में ये सारी सर्विस दी हैं जो वेब से रिलेटेड हैं। मोबाइल से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए तो वो मोबाइल वाले में जाएगा, उसको एंड्रॉयड iOS हाइब्रिड जो भी कुछ चाहिए वो यहाँ से देख लेगा। मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी कराना है तो सर्च ये सब कर देगा। हालांकि ये स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती थी। यहाँ पे मार्केटिंग में जाके कौन से वाली मार्केटिंग उसको करानी है, डिजिटल मार्केटिंग उसको करानी है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करानी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी है, कोई से भी, वो सारी काफ़ी चीज़ें इसमें हो सकती है। बट ये उतना फिर भी बुरा नहीं है। यहाँ से अगर उसको कॉन्टैक्ट करना है कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा, अबाउट अस पढ़ना है अबाउट पे क्लिक करेगा, नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये सारी चीज़ें दिखा देगा कि ये क्या क्या चीज़ करते हैं। डिटेल में जाएगा, यहाँ पे डिटेल में जाके उसने क्लिक किया तो वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में क्या इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया हुआ है, और ये लेफ़्ट साइड में भी सर्विस इन्होंने दिया हुआ है कि क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और लेफ़्ट साइड में एक कोड फॉर्म दिया हुआ है, कंसल्टेशन का इंक्वायरी फॉर्म जो रहता है वहीं पे इन्होंने दिया हुआ है। तो यूज़र अगर इंटरेस्टेड होगा यहाँ से फिल अप फॉर्म वगैरह वो कर देगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें ये सब दिया हुआ है इन्होंने, तो ये भी इस टाइप से आप दे सकते हो, ठीक है। और भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे लास्ट में कोड फॉर्म भी है इसमें यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्म है और यहाँ पे भी डिस्कट, ये इंक्वायरी फॉर्म दूसरा फॉर्म है। अब जैसे ये इसने यूज़र ने क्लिक किया तो इंक्वायरी फॉर्म उसी पेज पे आ गया साइड से स्लाइड होके, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब क्लिक करके दूसरे पेज पे यूज़र जा रहा है तो उसमें टाइम लगता है, वो पेज प्रॉपर लोड होने में भी टाइम लगेगा, क्लिक करके वो वेट करेगा। तो ये चीज़ अवॉइड होनी चाहिए। उस सेम पेज पे कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, व्हाट्सअप वगैरह का जो कुछ है वो सब होना चाहिए, और इंक्वायरी फॉर्म वो सब होना चाहिए, सो दैट यूज़र इमीडिएटली आपसे कॉन्टैक्ट अगर उसको ज़रूरत है तो वो कर सके प्रॉपरली। सो गाइज़, आज की वीडियो में यही सब कुछ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको लाइक है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है।